नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ दी बिग ड्रीम यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन सिस्टम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम बात कर रहे थे श्वसन पथ की। और श्वसन पथ में हमने बहुत सारे पार्ट्स को देखा था और उसके अंतर्गत कुछ पार्ट को हमने पढ़ लिया था और कुछ पार्ट को पढ़ना बाकी रह गया था। तो दोस्तों, कुछ पार्ट्स को जो बाकी रह गए थे उनको अपन पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही शानदार तरीके से हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो बस आप इंतज़ार करिए, चीज़ों को समझते रहिए और धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए। तो देखिए, बात कर रहे थे अपन श्वसन पथ की। देखिए दोस्तों, टॉपिक तो चल रहा था श्वसन तंत्र। और इसमें दैनिक जानकारी मैं पहले दे चुका था आपके बीच, और अब इसमें जो बातचीत चल रही थी वो चल रही थी श्वसन पथ की। देखिए दोस्तों, मैं सब श्वसन पथ बना देता हूँ एक बार, और फिर जो पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं उनको भी बारे में अपन चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत, और बाकी के पार्ट्स जो बच रहे हैं उनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले श्वसन पथ की बात करें तो सबसे पहले पार्ट था नासा, और नासा के बाद नासा गुहा, और नासा गुहा के बाद था ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद थी श्वास नली, श्वास नली के बाद में जो सांस जा रही थी वो जा रही थी प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक से द्वितीय में जा रही थी और द्वितीय से तृतीयक में जा रही थी, और तृतीयक श्वसनी के बाद जो सांस जा रही थी वो जा रही थी वायु कूपिका में। वायु कूपिका के बाद, वायु कूपिका वाहिनी के बाद में जो सांस जा रही थी वो जा रही थी वायु कूपिका में। इस तरीके से हमने श्वसन के पथ पढ़े थे। तो श्वसन के पथ में जो O2 है, जो हमने सांस के बाद, सांस के द्वारा नासा से ली, नासा के बाद जो सांस है O2 है वो नासा गुहा में गई, नासा गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, फिर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। इसके बाद में ब्रोकियाल बन जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी श्वसनिकाएँ बन जाती हैं जिनको अपन ब्रोकियाल बोलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इस चीज़ को भी। तो ब्रोकियाल के बाद में वायु कूपिका के माध्यम से जो O2 है वो वायु कूपिका में जाके स्थानांतरित हो जाती है। तो पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने नासा को पढ़ लिया था, फिर नासा गुहा को भी पढ़ लिया था। अब बारी है ग्रसनी को पढ़ने की। ग्रसनी को पढ़ेंगे, श्वास नली को पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ते पढ़ते और श्वसन पथ को कंप्लीट करेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर रुकना है मेरे दोस्तों। ये पथ है बहुत ही लंबा। इस पथ में हमको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पढ़ने वाले हैं, स्टेशन पढ़ने वाले हैं, जिनके बीच हम रुकेंगे और रुकते रुकते उनके बीच जानेंगे कि ये होता क्या है। बहुत ही दैनिक चीज़ से अपन समझा देंगे इस चीज़ को। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो अगले पार्ट की बात करते हैं, ग्रसनी। तो दोस्तों, अगला पार्ट है अपना ग्रसनी, और ग्रसनी के बारे में अपन जानते हैं कि ये होती क्या है और हमारी बॉडी में इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ग्रसनी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रसनी जो है उसको वायु प्लस भोजन का, वायु प्लस भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग माना जाता है। उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब है कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता दोस्तों जिनसे दो चीज़ें जाती हों। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा रोड्स पर
कार भी चलती है तो बाइक भी चलती है। ऐसे ही एक रास्ता हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन ओबेनिस्ट मार्ग, और उस ओबेनिस्ट मार्ग के द्वारा दो चीज़ें जाती है मेरे भाई। जैसे वायु भी जाएगी तो उसी मार्ग से कौन जाएगा, भोजन भी। तो दोनों का एक ही मार्ग से जाना ओबेनिस्ट मार्ग कहलाता है। अब दोस्तों हम सोच रहे होंगे कि भाई भोजन भी जा रहा है, वायु भी जा रही है, तो हम बच कैसे रहे हैं। तो दोस्तों इस शंकाओं को भी मैं दूर कर देता हूं कि इस पर ग्रसनी पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस ढक्कन। एपिग्लोटिस जो ढक्कन है उसकी सहायता से दोनों ही चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। अलग करने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भोजन जाएगा ग्रसनी के माध्यम से तो वायु कोपिका पर जिस मार्ग से वायु जाती है उस पर ढक्कन लग जाएगा। सांस नली के ऊपर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन लग जाता है जिसके बाद भोजन अपने रास्ते चला जाता है। इसका मतलब ये है ढक्कन लगने का कि श्वास नली के अंदर भोजन नहीं जाता। जब ढक्कन ही लग गया बाल्टी का तो पानी कैसे फैलेगा भला। या फिर अपन कहें कि बोतल के ऊपर अपन ढक्कन लगा देते हैं तो पानी को आप कैसे फैला सकते हो, नहीं फैला सकते ना, बिल्कुल नहीं फैलेगा ना। ऐसे इसमें ढक्कन लग जाता है एपिग्लोटिस नामक ढक्कन जिसके सहारे वायु का रास्ता बंद, आप भोजन ले जाइए। या फिर अपन बात करें, आपको एक चीज़ सुनाता हूँ कि आप जैसे भोजन निगलते हो, आप देखना महसूस करके, अभी खाओगे आप खाना तब देखना, जैसे आप भोजन निकलोगे ना तो हमें सांस कभी नहीं आती। सांस हमें कभी नहीं आएगी जब भोजन निकला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मार्ग पर भोजन दौड़ रहा है साहब। भोजन ने रास्ता घेर लिया है, और भोजन ने जब रास्ता घेर लिया है तो वायु भला कहाँ से चली जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब इसी बात का यही है कि जब भोजन निगला जाता है ग्रसनी के द्वारा तो उसमें वायु नहीं जा सकती। जैसे ही भोजन गया आमाशय के अंदर आप वायु ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पथ की। ग्रसनी के बाद में देखो दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, ग्रसनी के बाद में देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, लिरिक्स, इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही शानदार पार्ट्स है, इसको अपन अलग से पढ़ रहे हैं। और ये जो लिरिक्स है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है श्वसन तंत्र के अंतर्गत, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन अगला हेडिंग लगाएंगे लिरिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसको, लिरिक्स। लिरिक्स होता क्या है, पहले इसको जानते हैं कि ये होता क्या है भाई, ये क्या बला है। तो लिरिक्स क्या बला है इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए इसको बोला जाता है मेरे प्यारे भाई ध्वनि उत्पादक यंत्र। लिरिक्स को क्या बोलते हैं भाई, ध्वनि उत्पादक यंत्र। जैसे ही शब्द से स्पष्ट हो रहा है मेरे भाई कि ध्वनि उत्पादक यंत्र है, तो किसका उत्पादन करेगा भाई, ध्वनि का उत्पादन करेगा लिरिक्स। और ध्वनि का उत्पादन करेगा तो इसको बोला जाता है लिरिक्स। तो ये पाया कहाँ जाएगा, ये पाया जाएगा श्वास नली के ऊपर। श्वास नली के ऊपर मेरे भाई ये लिरिक्स पाया जाएगा। और ये जो है लिरिक्स, इसमें दो तरीके के वाक् तंतु पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, इसमें दो तरीके के दो वाक् तंतु पाए जाते हैं। और ये दोनों वाक् तंतुओं का नाम अगर हम देखें तो एक तो होता है मेरे भाई मिथ्या वाक् तंतु, और एक होता है सत्य वाक् तंतु। अब लिरिक्स में दो तरीके के वाक् तंतु पाए जा रहे हैं। दो तरीके के वाक् तंतुओं का मतलब यह है कि एक तो होगा मिथ्या वाक् तंतु और एक होगा सत्य वाक् तंतु। मिथ्या वाक् तंतु का अगर हम अर्थ समझें तो हिंदी में अगर हम पढ़े तो हमने देखा होगा कि भाई देखो, मिथ्या को बोला जाता है झूठा। झूठा शब्द से हम एक चीज़ को महसूस करेंगे मेरे भाई कि झूठा है तो शब्द से कुछ अजीब सा लग रहा है। झूठा है तो इसको गायब होना पड़ेगा। गायब होने का मतलब यह है कि कहने का मतलब मेरे दोस्त यही है, अगर लिरिक्स के अंदर इस मिथ्या वाक् तंतु को हम बॉडी से हटा दें, बॉडी से मिथ्या वाक् तंतु को अगर हम हटा दे रहे हैं तो हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मिथ्या वाक तंतु को अगर हम बॉडी से निकाल दें तो क्यों? क्योंकि ये तो झूठा है। झूठे आदमी को मेरे दोस्तों आप टिकने दोगे क्या? नहीं टिकने दोगे। आप कभी भी अपने चालन में, अपने व्यवहार में कभी भी झूठा आदमी आपके व्यवहार में प्रवेश करता है तो आप इसको बहुत ही जल्दी बाहर निकाल देते हो। ऐसे ही यही है कि ये झूठा वाक तंतु है साहब, इसको हम बॉडी के अंदर रखें तो कोई दिक्कत नहीं है और बाहर फेंक दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की बात करते हैं अपन सत्य वाक तंतु की। सत्य वाक तंतु से ही ध्वनि का उत्पादन होता है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम बात करें लिरिक्स में और, तो देखिए महिला जो होती हैं उनके जो वाक तंतु हैं वो बहुत ही छोटे पाए जाएंगे साहब। महिलाओं के वाक तंतु छोटे पाए जाते हैं और महिलाओं के वाक तंतु जब छोटे पाए जाएंगे तो इनकी जो तारकत्व क्षमता होती है, तारकत्व क्षमता जो होती है वो होगी ऊंचे स्तर की तारकत्व क्षमता होती है। तारक क्षमता का मतलब अगर हम समझ पाएँ कि तारक क्षमता का मतलब होता है आवाज़ का पतली होना। तो आपने देखा होगा महिलाओं की आवाज़ पतली इसी वजह से होती है कि उनकी उच्च तारकत्व क्षमता होती है। और उच्च तारकत्व क्षमता किस वजह से बनी? क्योंकि उनके वाक तंतु बहुत ही छोटे होते हैं। वाक तंतु जब बहुत छोटे होते हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो पतली होती है। आपने देखा होगा महिलाओं में द्वितीय गौड़ लेग लक्षण हम पढ़ते हैं तो उसमें आवाज़ का पतली होना पढ़ते हैं। तो आवाज़ का पतली होना किस वजह से हो रहा है मेरे भाई? कि उनमें वाक तंतु कैसे पाए जाते हैं? छोटे। अगर हम आइडिया करें कि भाई महिलाओं के अलावा भी बहुत सारे जीवों की पतली आवाज़ होती है तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो महिला के अलावा अगर हम देखें तो आपने मच्छर देखा होगा। मच्छर तो खूब खाए होंगे ना? अरे बोलो यार, बोल दो। मच्छर खूब खाए ना, तो मच्छर की भी आवाज़ में पतलापन होना वाक तंतु के छोटे की वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुबह सुबह आपने एक आवाज़ और सुनी होगी, कोयल। कोयलिया जब गाती है, तो जब कोयलिया गाती है तो उसकी बहुत मधुर आवाज़ सुनाई देती है। सुबह सुबह जग के आप देखना तो उसकी भी मधुर आवाज़ का होना, पतली आवाज़ का होना किस वजह से हो रहा है? छोटे वाक तंतु की वजह से। अगर हम अपोजिट इसकी बात करें कि भाई मनुष्य जो है, मनुष्य में पुरुष हैं और पुरुष में वाक तंतु पाए जाएंगे साहब कैसे? अरे बोलो, कैसे पाए जाएंगे? मोटे वाक तंतु पाए जाते हैं साहब। और जब मोटे वाक तंतु पाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो तारकत्व क्षमता होगी वो कैसी होगी? निम्न तारकत्व क्षमता होती है। निम्न तारकत्व क्षमता होगी किस वजह से? वाक तंतुओं का मोटा होना। अब मोटे क्यों बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मेरे भाई। आप देखना, ये यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटे वाक तंतु क्यों हुए? देखो, मान चलो ये वाक तंतु है तो इसके साइड में दोनों ओर ये और ये संरचना पाई जाती है और इस संरचना का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है ये। इसको बोला जाता है, ऊपर लिख देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो, इसको बोला जाता है एडल एप्पल। एडल एप्पल संरचना पाई जाती है वाक तंतुओं में, पुरुषों के में। और एडल एप्पल संरचना पाए जाने की वजह से ही इनके वाक तंतु मोटे होते हैं। और जब मोटे होंगे तो निम्न तारकत्व क्षमता होगी तो इससे आवाज़ कैसी हो जाएगी? भारी। आवाज़ इनकी हो जाएगी भारी आवाज़, एकदम भारी, बहुत ही भारी आवाज़, डरावनी आवाज़ जो होती है वो पुरुषों की होती है। और पुरुषों के अलावा अगर हम देख पा रहे होंगे तो पुरुषों के अलावा हमने देखी है शेर में। अरे देखिए कि नहीं, शेर में भी जो वाक तंतु होते हैं वो मोटे होते हैं। और इसके अलावा बात करें, अपन देखा होगा जब कोई अतिथि आता है ना बिन बुलाए तो कुछ माँ को संदेशा लग जाता है कि यार कोई बोल रहा है, तो वो बोलता कौन है मेरे भाई? अरे बोलो, बोलता है कौवा। तो कौवा के भी वाक तंतु कैसे पाए जाते हैं? मोटे और भारी पाए जाएंगे, फिर भारी आवाज़ इनकी हो जाएगी। तो ऐसी तरीके से हमने इन चीज़ों को पढ़ा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, पुरुष हो गए, महिला हो गए, कुछ जीव जानवर भी हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें कि भाई देखो, पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी में वाक तंतु की जगह पे
सिरिक्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं भाई, आप ध्यान फरमाना इन चीज़ों पे। पक्षियों में बाक तंतुओं की जगह क्या मिलते हैं ध्वनि उत्पादन करने के लिए? सिरिक्स। क्या मिलेंगे? सिरिक्स। बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या होता है? क्या होगा भाई? सिरिक्स। ठीक है, आप ध्यान रखोगे ना? मुझे विश्वास भी है कि आप ध्यान रखोगे भी। तो पक्षियों में सिरिक्स पाए जाते हैं। और देखो एक चीज़ मैं और बता दूँ इसमें कि देखिए ध्वनि को वाणी में बदला जाता है। ध्वनि को वाणी में बदल रही है क्या? जीभ। और इस जीभ का जो नियंत्रण है वो प्रमस्तिष्क में उपस्थित वाणी केंद्र करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखो क्या था कि जैसे ही ध्वनि उत्पादक यंत्र यानी लिरिक्स से ध्वनि उत्पन्न होगी तो वो जीभ के द्वारा वाणी में बदली जाएगी। बात क्या समझ पा रहे हैं कि लिरिक्स ध्वनि उत्पादक यंत्र है, इसने लिरिक्स ने ध्वनि उत्पादन करी और ध्वनि को वाणी में बदला जाएगा। किसकी वजह से? जीभ की वजह से। और वाणी में किस तरीके से बदलना है, शब्दों को किस रूप में देना है, क्या बोलना है, क्या सीखना है, कैसे कहना है, किससे क्या बात कहनी है, वो सारी चीज़ों का नियंत्रण जो करेगा वो करेगा प्रमस्तिष्क में उपस्थित वाणी केंद्र। और आपने देखा होगा जो जन्म से गूंगे व्यक्ति होते हैं ना, जन्म से जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनके वाणी केंद्र कैसे होते हैं? अनुपस्थित। जन्म से जो गूंगे व्यक्ति हैं जिनमें कोई ध्वनि का उत्पादन नहीं होता या फिर ध्वनि उत्पादन हो जाती है उसको कन्वर्ट वाणी में नहीं हो पा रहा, तो वो वाणी में नहीं हो पा रहा, वो किस वजह से मेरे भाई? वाणी केंद्रों का अनुपस्थित होना। अब बात करते हैं अपन श्वसन पथ में नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखो दोस्तों, हमने ग्रसनी पढ़ी थी श्वसन पथ में, फिर उसके बाद में हम लिरिक्स पढ़ बैठे थे। अब लिरिक्स के बाद में हमको पढ़ना है क्या? बोलो किसका नंबर आएगा? श्वसन तंत्र में बोलो श्वास नली का। तो अगला टॉपिक जो है वो है श्वास नली। श्वास नली जो है मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है श्वसन तंत्र का। देखो इसकी जो लंबाई है, अगर हम बात करें लंबाई की, तो वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसका जो निर्माण है यानी कि जो बनती है किससे? वो बनती है हाइलेनोप्लास्टी से। हाइलेनोप्लास्टी से निर्माण होगा श्वास नली का। और आपको एक चीज और बता दूं कि हमने एक जगह और पढ़ा है इस हाइलेनोप्लास्टी को। किसने पढ़ा है बताओ जल्दी से? नासा गुहा के अंतर्गत पढ़ा है कि हाइलेनोप्लास्टी जो है वो नासा गुहा इन दोनों को जो अलग कर रही थी, इन दोनों छिद्रों को, नासा छिद्रों को, वो भी तो क्या कर रही थी? हाइलेनोप्लास्टी तो कर रही थी। वहां भी हमने पढ़ा और अब इसमें ही पढ़ रहे हैं कि श्वास नली का निर्माण जो है वो किससे हो रहा है? हाइलेनोप्लास्टी से। तो आप ध्यान फरमाइएगा दोस्तों, पिछली वीडियो को जाके देखो अगर नहीं देखी है तो उसमें पहले आप क्लियर करिए। बहुत ही बेसिक से समझा दिए हैं हम श्वसन तंत्र को, बहुत ही बेसिक से समझा दिए हैं श्वसन तंत्र को। आप जाके देखना उसको और तब जाके इस वीडियो को देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, निर्माण हो रहा है हाइलेनोप्लास्टी से। इसके बाद में अगर हम बात करें जो श्वास नली है वो साहब बहुत ही लचीली और कोमल होगी। कैसी होगी? कोमल, लचीली और कोमल होगी श्वास नली। अब भाई लचीली होगी, कोमल होगी, तो इससे तो काम चलने वाला है नहीं, जिसको छूने से ही मतलब बिल्कुल पिचक जाए वो। तो इसको पिचकने से रोकने के लिए कुदरत ने इस पर सी आकार के क्या लगा दिए हैं? छल्ले। क्या लगा दिए भाई? छल्ले। श्वास नली लचीली और कोमल होगी और उसको लचीलापन या पर सुदृढ़ता देने के लिए उस पर सी आकार के छल्ले मिलेंगे। देखो आप देख पा रहे होगे इस चित्र में कि ये श्वास नली है और इस पर जो ये सी आकार की जो दिख रही है आपको आकृति, उसको बोले जाते हैं सी आकार के छल्ले। ध्यान रखना दोस्तों। देखो अगर सी आकार के छल्ले नहीं भी पाए जाएं श्वास नली के अंतर्गत तो लचीली होगी, कोमल होगी। तो बहुतों का आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों का, बहुतों का दिल टूटता है और जब दिल टूटता है तो गुस्सा आती है सब, और गुस्सा आएगी तो वो